इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताए जाएंगे। जी हाँ बच्चों, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्लास 12th केमिस्ट्री में आज हम वैद्युत रसायन पाठ से सभी अति लघुत्तरीय प्रश्न आप सभी को बताने जा रहे हैं। बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे चैनल पर बहुविकल्पी प्रश्न करा दिए गए और अति लघुत्तरीय प्रश्न विलयन चैप्टर का करा दिया गया। अब हम बात करने जा रहे हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न वैद्युत रसायन। एग्जाम के पहले आपके सारे टॉपिक यानी सारे लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय सारे प्रश्न हमारे चैनल पर अपलोड रहेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी अच्छे से यहां से प्रारंभ कर लीजिए। बच्चों, पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का है कि नष्ट समीकरण की व्याख्या कीजिए। नष्ट समीकरण की क्या कीजिए? व्याख्या। तो देखिए, किसी इलेक्ट्रोड क्रिया, जैसे ये एक इलेक्ट्रोड में होने वाली क्रिया है, इसके लिए नष्ट समीकरण निम्नवत है। बच्चों ध्यान दो, किसी इलेक्ट्रोड क्रिया m पर n प्लस जो AQ लिखा है यानी वो जो धातु का आयन है जलीय विलयन में रहेगा और वो धातु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया के लिए जो नष्ट समीकरण होता है वो ये होता है। क्या होता है बच्चों? E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT बटा NF। लॉग की बेस 10 रहेगी और सांद्रता जो है मेटल आयन की रहेगी, यानी जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके मेटल में कन्वर्ट हुआ है उसकी सांद्रता, और बटा नीचे जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है उसकी सांद्रता। यही कॉन्सेप्ट आपको नष्ट समीकरण में आगे जहां भी आएगा, एक दो क्वेश्चन भी इसी चैप्टर में आगे हैं, इसी वीडियो में आगे आपको मिलेंगे, नष्ट समीकरण उस क्वेश्चन का लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए। जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है उसकी सांद्रता नीचे रहेगी और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद बना है, मतलब कि वो आपका जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद जो है जो बन चुका है वो आपका ऊपर रहेगा। ठीक, ध्यान दीजिए। यहां पर बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर अगर ध्यान से देखो तो ई सेल का मतलब होता है इलेक्ट्रोड विभव, ई नॉट सेल का मतलब होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, एन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो वहां पर आपके देखने को मिल रही है। ठीक, आर मतलब गैस नियतांक, T मतलब परमताप और F मतलब फैराडे स्थिरांक। तो बच्चों ये रहा आपका नष्ट समीकरण और ये रहा उसका पूरा आंसर। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। दो डेफिनेशन हमने बच्चों यहां पर लिखा है, इसको समझाने के लिए मैं एक चित्र बनाना चाहूंगा। देखिए, यह एक बर्तन हो गया और इस बर्तन में हमने एक छड़ डाल दिया। मान लेते हैं यह छड़ किसकी है? कापर धातु की है। किसकी है? कापर धातु की। और इसमें जो है एक विलयन भर देते हैं एक लवण का। वो लवण क्या होगा? CuSO4 यानी कापर सल्फेट। बच्चों यहां पर विशेषता ध्यान देना है कि जिस धातु का छड़ लेते हैं उसी धातु का जो है हम लवण डालते हैं, यानी उसी जो छड़ है उसको उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोएंगे। तो ये जो धातु की छड़ है और उसके लवण के विलयन के मध्य जो विभव उत्पन्न होगा वही विभव जो है इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। आओ देखते हैं बच्चों क्या परिभाषा लिखी गई है। देखिए बच्चों, यहां पर परिभाषा है कि जब एक धातु को उसके अपने लवण के विलयन में डुबोया जाता है, जैसे कि अभी हमने बताया कि कापर धातु को उसके अपने लवण यानी कापर सल्फेट में डुबोया जाता है। जब एक धातु को उसके अपने लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु विलयन यानी जो धातु की क्षण यहां पर विलयन है, धातु विलयन और धातु विलयन के सापेक्ष धातु के विभव को, यानी जो धातु का विलयन है उसके सापेक्ष जो धातु का विभव निकल कर आएगा वही विभव जो है आपका इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड विभव। अगर ये डेफिनेशन नहीं याद करना चाहते हो, छोटी सी याद कर लो। इलेक्ट्रोड तथा वैद्युत अपघट्य। बच्चों इलेक्ट्रोड क्या है? ये क्षण इलेक्ट्रोड है और ये जो पदार्थ डाला गया इसको वैद्युत अपघट्य कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड तथा वैद्युत अपघट्य के मध्य उत्पन्न विभवांतर, इलेक्ट्रोड तथा वैद्युत अपघट्य के मध्य उत्पन्न विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। तो आई होप बच्चों ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न अभिक्रिया के लिए नष्ट समीकरण लिखिए। जो नीचे अभिक्रिया दिया गया इसके लिए नष्ट समीकरण लिखना है। तो अभी हमने आपको बताया था नष्ट समीकरण क्या होता है।
ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बटा इलेक्ट्रॉन। देखो कितने यहाँ पर प्रयुक्त थे, यहाँ NF था तो इलेक्ट्रॉन की संख्या देखना होगा। देखिए एल्यूमिनियम 2 ठो है और वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Al ट्रिपल प्लस में कन्वर्ट होगा, वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Al ट्रिपल प्लस में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने से Al ट्रिपल प्लस बनता है और यहाँ एल्यूमिनियम कई ठे है, जो वो 2 ठे है, यानी एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 2 एल्यूमिनियम कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 6। और जितना ये त्यागेगा उतना ही जो है ये आपका जो है ग्रहण करेगा, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ कितनी है, 6। तो ये समीकरण आपने लिख दिया। फिर लाग में बेस 10 लिख दीजिए और यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर आपको हमने अभी बताया था, यहाँ पर वो चीज लिखा जाएगा जैसे मेटल, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरफ वाली चीज हमने पहले लिख दिया, तो यहाँ पर हमने इस तरफ का लिख दिया और इस तरफ का चीज जो है यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक। तो इस तरह से ऐसे समीकरण के लिए जो नष्ट मतलब ऐसे क्रिया के लिए नष्ट समीकरण आपका ये हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत रसायन श्रेणी के 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो पहला अनुप्रयोग है वैद्युत सेलों में इलेक्ट्रोड युग्मों में वैद्युत वाहक बल ज्ञात करना। जो वैद्युत सेल होते हैं उनमें इलेक्ट्रोड युग्म जो होते हैं उनमें वैद्युत वाहक बल ज्ञात करना वैद्युत रसायन श्रेणी का एक अनुप्रयोग हो गया। दूसरा आक्सीकरण अपचयन क्रिया की दिशा ज्ञात करना, आक्सीकरण अपचयन की दिशा ज्ञात करना, अथवा में जो लिखा है उसको याद करने की जरूरत नहीं है, आक्सीकरण अपचयन की दिशा ज्ञात करना, ठीक। ये आपका दूसरा अनुप्रयोग हो गया। बच्चों तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का है जिंक जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर विस्थापित कर देता है। जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट विलयन से किसको विस्थापित कर देता है, कॉपर, जबकि सिल्वर ऐसा नहीं कर पाता। बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये रहा हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर सक्रिय धातुएं रहती हैं, कौन सी सक्रिय, जिंक हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बहुत सारी धातुएं रहती हैं। और आयरन के नीचे जो है कॉपर होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, ये सारी धातुएं। जो धातु जितने ही ज्यादा ऊपर रहेगी वो अपने नीचे वाली धातु से ज्यादा सक्रिय रहेगी, जितने ही ज्यादा धातु ऊपर रहेगी वो नीचे वाली धातु से उतनी ज्यादा सक्रिय रहेगी। और ध्यान दो, वो वाली ऊपर वाली धातु जो है वो आपका ज्यादा सक्रिय रहेगी तो नीचे वाली धातु के लवण से नीचे वाली धातु को हटा देगी। यानी अगर जिंक की क्रिया अगर कॉपर के किसी लवण से कराएंगे तो कॉपर उसमें से हट जाएगा, और कॉपर की क्रिया जिंक के लवण से कराएंगे तो नहीं हटेगा, क्योंकि ये कम सक्रिय है। अधिक सक्रिय वाला जो है कम सक्रिय को हटाएगा। यही बात यहां लागू करते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान कॉपर से ऊपर होता है, सबको मालूम है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान कॉपर से ऊपर होता है, अतः जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है तथा जिंक CuSO4 विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। यानी CuSO4 का क्रिया जब जिंक से होगा तो Cu हट जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा और कॉपर डबल प्लस अलग हो जाएगा। और वही बात करें Ag ऐसा क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि अभी हमने बताया Ag जो है वो Cu से नीचे है, तो अगर Cu से नीचे है तो उसकी कोई अभिक्रिया ही नहीं होगी, वो विस्थापित ही नहीं कर पाएगा। तो इस प्रश्न का ये जवाब हो गया बच्चों। नंबर नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित अपक्रिया संभव है या नहीं, कारण सहित बताइए। तो यहां पर भी विद्युत रासायनिक श्रेणी की ही बात करेंगे। यहां पर जो है चूंकि धातुओं का है तो ध्यान से समझिए, 2 KBr प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2 KCl प्लस Br2। देखिए क्लोरीन जो है वो Br से ज्यादा प्रबल मतलब कि आपका आक्सीकारक है, ध्यान दीजिए, इसलिए ब्रोमीन को हटाकर खुद वहां पर जाकर जुड़ जाएगा, तो ये आपका 2 KCl बन जाएगा। तो लिखा है यह अपक्रिया संभव है क्योंकि क्लोरीन जो है ब्रोमीन से ज्यादा प्रबल आक्सीकारक है। हैलोजनों में अगर हम बात करें तो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यानी ऊपर वाला सबसे ज्यादा आक्सीकारक का गुण रखता है, फिर क्लोरीन रखता है, फिर ब्रोमीन रखता है, फिर आयोडीन रखता है। यानी अगर ये जो है किसी ऐसे मतलब पदार्थ से क्रिया कर रहा है जिसमें ब्रोमीन है तो ब्रोमीन को हटा देगा और वहां पर खुद जाकर जुड़ जाएगा। लेकिन ब्रोमीन किसी ऐसे पदार्थ से क्रिया करेगा जिसमें क्लोरीन रहेगा तो ब्रोमीन की औकात नहीं कि वो क्लोरीन को हटा दे, यानी उसकी क्रियाशीलता उतनी नहीं होती है। तो यहां पर जो है लिखा है कि यह क्रिया संभव इसलिए है क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन से अधिक प्रबल आक्सीकारक है, अतः क्लोरीन जो है KBr विलयन से क्रिया करके Br2 को जो क्या करेगा, विस्थापित कर देता है। तो आई होप बच्चों ये वाला प्रश्न भी आपको समझ में आया। नंबर नेक्स्ट है कि जलीय विलयन में HgCl2 एवं SnCl2 दोनों एक ही साथ रह सकते हैं, कारण सहित बताइए, मतलब समझाइए।
इसका कारण यह है कि HgCl2 एवं SnCl2 परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, इसलिए जो है उसमें रह सकते हैं जलीय विलयन में। HgCl2 जो है SnCl2 से क्रिया करेगा तो ये मर्क्यूरिक क्लोराइड मर्क्यूरस क्लोराइड में बदल जाएगा और ये स्टेनस क्लोराइड स्टेनिक क्लोराइड में बदल जाएगा, इसलिए जो है एक साथ जो है रह सकते हैं। तो आई होप कि आपको यह वाला भी बात बहुत अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखो। लिखा है क्या Fe3++ Br- का ऑक्सीकरण जो है ब्रोमीन में हो सकता है, मतलब Fe3++ द्वारा Br- का ऑक्सीकरण ब्रोमीन में हो सकता है? तो जवाब है नहीं। लेकिन उस नहीं वाले जवाब को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो लिखा है क्योंकि Fe3++ ब्रोमीन आयनों से निम्न मतलब कि अभिक्रिया द्वारा सेल जो मतलब कि अभिक्रिया द्वारा जो सेल का E0 आता है और ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। जब मतलब Fe3++ और ब्रोमीन आयन की जब अभिक्रिया होती है तो उसमें सेल का E0 जो है ऋणात्मक आता है, और ऋणात्मक आने का मतलब जो है ये वाली अभिक्रिया संभव नहीं होगी, धनात्मक आना चाहिए उसके लिए। आइए चेक करते हैं। ये 2Br- है, उसने इलेक्ट्रॉन त्यागा तो Br2 बना। तो देखिए Br2 बने जो है उसके लिए जो आपका ये दिया गया है, मतलब उसका जो है इलेक्ट्रॉन विभव, और ये Fe3++ जो है उसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो 2Fe++ बनाया, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन विभव इतना होता है। तो यहां तक आप सभी को समझ में आया। टोटल जब हम जोड़ लेते हैं तो वो माइनस और ये प्लस है, तो माइनस प्लस की बात अगर करें तो माइनस वाला ज्यादा है इसलिए माइनस में आएगा। ऋणात्मक मान प्राप्त होने की वजह से जो है Fe3++ द्वारा जो है Br- का ऑक्सीकरण ब्रोमीन में नहीं हो सकता। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही सॉल्व करना। कोलराउस नियम हम आपको बाद में समझाएंगे क्योंकि इसमें जो है लैंग्वेज थोड़ा अटपटा है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डुबोने पर घोल का रंग नीला क्यों हो जाता है, व्याख्या कीजिए। तो देखो मैंने अभी बताया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर जो है सिल्वर से ऊपर है, तो कॉपर की जो छड़ है वो आपका सिल्वर नाइट्रेट, यहां पर सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र जो है यहाँ गलत लिखा गया है, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र जो है AgNO3 लिखा जाएगा। तो कॉपर के क्षण को AgNO3 के विलयन में डालने पर AgNO3 से Ag को विस्थापित कर देता है, क्योंकि कॉपर जो है Ag ज्यादा क्रियाशील है तथा कॉपर नाइट्रेट बनता है। देखिए सिल्वर नाइट्रेट पहले था, अब बन जाता है क्या, कॉपर नाइट्रेट। और कॉपर नाइट्रेट का रंग जो है वो मतलब कि इस विलयन का रंग जो है नीला होता है, इस कारण जो है सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर के क्षण डुबोने पर घोल का रंग नीला हो जाता है। तो आई होप कि बच्चों ये बात आपको बहुत बहुत अच्छी समझ में आई। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।